पैशन से पेट नहीं भरता। पैशन आपको टेबल पे मनी ला के नहीं दे रहा, तब तक मेरे हिसाब से नहीं, सोसाइटी के हिसाब से वो यूजलेस है। कंटेंट प्रोड्यूसिंग और कंटेंट कंजम्पशन के मामले में जापान कितना आगे, इंडिया को उससे सीखना चाहिए। और इंडिया के पास इतने अच्छी स्टोरीज है। जब तक आप फेस नहीं दिखाओगे तो आपको लगता है कि आप उतना स्टैंड आउट हो पाओगे? हमारे लिए हमारा आर्ट ही हमारी आइडेंटिटी होती है। मेरा आर्ट जब तक जा रहा है, लोगों से देख रहे हैं और देखिए उन्हें मजा आ रहा है देखने में, तो हेलो गाइस, सो आज के गेस्ट ना बहुत ही स्पेशल है। ये ऐसे गेस्ट है जिन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पे अपना फेस रिवील नहीं किया है। इनकी क्रिएटिविटी, इनके आर्ट, इनके स्किल्स ने इतना बड़ा फैन फॉलोइंग बना दिया है, इतने फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं तो इनकी क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं। तो आज फर्स्ट टाइम वो आज हमारे पॉडकास्ट पे फेस रिवील करने वाले हैं। वो है गौरव कनौजिया। So hi Gaurav, welcome to the podcast. Welcome to the Positive Talks. So बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे गौरव, पर उसके पहले टेल मी योर जर्नी, टेल मी योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू आप कैसे इस क्रिएटिविटी, इस आर्ट, स्केच आर्ट में आए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5th स्टैंडर्ड से शायद मैंने स्टार्ट कर दिया होगा स्केचिंग वगैरह करना। स्केचिंग हो गया, फिर पेंटिंग्स, है ना। तो तभी मेरे एक सर थे, सुतार सर करके, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। मतलब आपके लाइफ में हर एक वैसा मेंटर टाइप में कोई ना कोई होता ही है जो आपको मोटिवेट करता है और आपको आगे जाने का प्रोत्साहन देता है। तो मेरे केस में सुतार सर थे मेरे, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया। और जब भी छोटा था तभी उतनी खास तो ड्राइंग बनाता नहीं था, और जब घर पे आके मम्मी को दिखाता था, पापा को दिखाता था, तो वो भी अच्छा खासा मोटिवेट करते थे मुझे। ऐसे नहीं कि मतलब बनाया ना ठीक है भाई, क्या सब बनाते, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, तो फिर वहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ भाई, अभी कैसा होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, आपकी कुछ भी हॉबी है और वो आपको क्राउड से स्टैंड आउट करने में हेल्प कर रही है, तो आप उसको अपनी आइडेंटिटी बना देते हो। तो वैसे मेरे लिए ड्राइंग थी कि हाँ भाई, मैं कर सकता हूँ, ड्राइंग कर सकता हूँ। ये लोग नहीं कर पा रहे, मेरे बाकी क्लासमेट्स नहीं कर पा रहे, हाँ बट मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट दिस इज माई पावर। तो ये मेरे को क्राउड से अलग कर दिए। तो ऐसे ऐसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई। देन 10th में मैं थोड़ा ढीला पड़ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई पढ़ाई होती है, बोर्ड्स होते, तो उतना तुम फोकस नहीं कर सकते ड्राइंग्स वगैरह पे, नहीं तो पप्पा फिर वैसा। तो उस पे ही मेरा एक क्वेश्चन है। किसी जो पेरेंट्स होते हैं यूजुअली, वो ये क्रिएटिविटी को कभी थोड़ा साइडलाइन करके पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलते हैं। सो आपके केस में भी ऐसा होता है कि आपको वो मोटिवेशन मिलती है? देखो, क्रिएटिविटी तो बात बराबर है, पैशन की बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन पैशन से आपका पेट नहीं भरने वाला, सीधी सी बात है। जब तक वो पैशन आपको टेबल पे मनी ला के नहीं दे रहा, तब तक मेरे हिसाब से नहीं, सोसाइटी के हिसाब से वो यूजलेस है ना। तो अगर आप वो मॉनेटरी वैल्यू जनरेट करके दे पा रहे हो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं फिर आपको मोटिवेट करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे रास्ते पे, जो आपको कल भाई पूछते भी नहीं थे, वो आज आगे आपके साथ कहीं ना कहीं वो पता है आपको, फोटो के बाजू में ऐसा जाके वो लोग हाथ लगा देते कि वैसा ही उन लोगों का सीन हो गया वैसा। सो कमिंग टू अ क्वेश्चन कि आपको लगता है आर्टिस्ट की वैल्यू होती है ये क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में? मतलब मैंने बहुत देखा है कि यूजुअली आप अगर एक मूवी की एग्जांपल ले लो, सो सिर्फ एक्टर फेमस होते हैं, पर उसके पीछे होते हैं स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, उनके सिर्फ नाम आते हैं, खत्म हो जाता है। राइटर्स के तो मुझे लगता है नाम भी बहुत ऐसे छोटे में आते हैं। सो सिर्फ उनका जो फेस दिखाते हैं जो कैमरे के सामने आते, आज तक ये तो फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट, तो आपने इसके पहले कभी भी चेहरा नहीं दिखाया, सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी से अपने लोगों का दिन जीता है। सो बट यूजुअली जब तक आप फेस नहीं दिखाओगे तो आपको लगता है कि आप उतना स्टैंड आउट हो पाओगे, या आपकी क्रिएटिविटी के दम पे आप उतना लोगों के दिल में जगह बना पाओगे? मेरे हिसाब से मेरा जो कंटेंट है, मेरा टाइप का कंटेंट, वो मतलब पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड तो है ही नहीं, है ना, और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी नहीं। मेरा कंटेंट सीधा सीधा ये है कि भाई लोग उसको देखें, उन्हें उसको देखने में मज़ा आए, और अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो देख के इंस्पायर भी हो कि हाँ भाई, अगर मुझे क्रिएटिवली कोई चीज़ को अप्रोच करना है, मेरे क्रिएटिव करियर को अप्रोच करना है, आगे बढ़ाना है, तो हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि ये बंदा कर पा रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। भले मैं वो लेवल का नहीं हूँ अभी, आगे जाके भले बन भी जाऊँ या नहीं भी बनूँ, बट हाँ मेरा एक ये तो एंड गोल है कि भाई आगे जाके
मैं मोटिवेट कर पाऊँ और इन्फ्लुएंस कर पाऊँ कि इंडिया में जो आर्ट कम्युनिटी का सिनेरियो है उसमें थोड़ा अपना योगदान देके एटलीस्ट थोड़ा चेंज कर सकूँ उसका। और आपने बात की कि जो क्रिएटिव फील्ड वाले लोग होते हैं वो लोग कभी आगे आते नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जैसे बोला कि हमारे लिए हमारा आर्ट ही हमारी आइडेंटिटी होती है जो हम लोग क्राउड से स्टैंड आउट करने की है ना ये देती है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरा आर्ट जब तक जा रहा है, लोगों से देख रहे हैं और देख के उन्हें मजा आ रहा है देखने में, तो भाई वो मेरी आइडेंटिटी है, मतलब सब उन्हें मुझे ही देख रहे हैं भाई वैसा। मैंने आपके पेज पे देखा, आपके चैनल पे देखा, आपकी स्केच आर्टिंग में आप यूजुअली बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें बनाते हो, जो लाइक राम जी की फोटो हो गई, हनुमान जी की फोटो हो गई, उसमें बहुत कुछ आपने एकदम अलग वेरिएशन लाई है। उसके साथ अपने जापानीज के भी कोई कैरेक्टर्स यूज़ किए, दोनों को भी मिक्सचर किया। तो ये कंटेंट के बारे में आपको कैसे सूझा या आपने किस तरह से कंटेंट बनाया? तो जो इंडिया में अभी हम लोग गॉड्स की जितने भी फोटोज देखते हैं, मेजरली हिंदू गॉड्स के, तो उनके पीछे एक मेजर आर्टिस्ट का हाथ है जिनका नाम है राजा रवि वर्मा। बहुत फेमस आर्टिस्ट है और उन्होंने ही मतलब पहले ना ये देवी देवता के फोटोज वगैरह अवेलेबल ही नहीं थे, तो वो फर्स्ट ऑयल पेंटर है इंडिया की जिन्होंने ऑयल मीडियम में है ना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और उनके पेंटिंग्स एकदम टॉप टियर पेंटिंग्स हैं उनकी। तो उनके मैंने ये सब देखे पेंटिंग्स वगैरह, उनसे इंस्पायर भी हुआ। इवन आप देख सकते हो मैं रेफरेंस भी लेता हूँ उनके पेंटिंग्स से, कहीं ना कहीं आपको उनका ये हिंट मिल जाएगा। तो और फिर बाद में जो जापानीज स्टाइल ऑफ आर्ट है, एनीमे है ना, एनीमे है, फिर उनका जो बनाने का तरीका, तो जिस तरीके से कैरेक्टर्स को डेपिक्ट करते हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महाराणा प्रताप हो गया, राणा सांगा जी हो गए है ना, फिर शिवाजी महाराज हो गए, तो ये सब को है ना हम लोग वो वे में डेपिक्ट ही नहीं किया हम लोग ने अभी तक। कंटेंट इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है और हम लोग अभी यहाँ पे जा रहे हैं, बॉलीवुड में चल रही है भाई लव स्टोरीज चल रही है, फिर बाद में वही जो डीजेनरेट कंटेंट मेरे हिसाब से अभी कि डीजेनरेट कंटेंट है वही चल रहा है, जबकि ये जो इन लोग का वेलर है ये हम लोग ने ना यही नहीं किया है भाई, गाया ही नहीं है किसी ने। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा मेन स्ट्रीम करना चाहिए। अभी हमारे कितने सारे सिख वॉरियर्स थे, उनकी स्टोरीज हम लोग को कभी मेन स्ट्रीम में देखने ही नहीं मिलती। और अभी आप किसी को जाके पूछोगे कि भाई अकबर के पिता का नाम क्या था, फिर उसके पिता का नाम क्या था, लाइन से बोलते ही चले जाएगा आदमी। अभी वही महाराणा प्रताप जी के बारे में पूछूंगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं। तो मेरे हिसाब से इसे ज्यादा मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। तो मतलब आपको यू आर सेइंग कि हमारे पास बहुत कंटेंट है, यूजुअली मैं भी हिस्टोरिकल कंटेंट्स बनाता हूँ, सो बहुत सारे हमारे हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें मेंशन की ही नहीं। हाँ राइट। सो बट इंडिया के पास दुनिया से सबसे ज्यादा कंटेंट भरा हुआ है, पर उसको कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट करने में चूक रहे। हाँ, प्रेजेंट करने में चूक रहे और असफल भी रहे। सो अभी सिनेमा इज वन ऑफ द प्लेस, योर स्केच आर्टिस्ट इज वन ऑफ द प्लेस एंड यू आर डूइंग दैट। वाओ, इट्स वेरी प्राउड थिंग। सो अभी कमिंग टू द थिंग, ये जो स्केच आर्टिस्ट है, ये स्केच डिजाइन्स या आर्ट, ये आपको डिजिटल के साथ आपने कैसे मर्ज किया, मतलब कैसे कंटेंट बनाने का सोचा आपने? तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि जो अपना ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट स्टाइल है उसका तो इन्फ्लुएंस है ही मेरे इसके ऊपर, एज वेल एज द एनिमे आर्ट स्टाइल, जो जापानीज लोग का आर्ट स्टाइल है उसका भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं रहा है। क्योंकि एनिमे के अंदर जैसे स्टोरीज होती है ना, वो अभी आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आप ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस हो गई उसी चीज़ से। तो मेरा भी वही था कि मैं एनिमे से इन्फ्लुएंस हुआ। अभी मैंने सोचा कि भाई अगर ये लोग अपने जो जापानीज लोग हैं ना, वो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग रहते हैं और अपने कल्चर को कभी भूलते नहीं है। आप देखोगे जापान में जाओगे, एक बंदा उधर इंग्लिश में बात नहीं करता है, कोई भी बात नहीं करता है, सब लोग को जापानीज, क्योंकि उनको अपना कल्चर प्रिजर्व करना है। लेकिन हम लोग इंडियंस ऐसा क्यों नहीं कर रहे? जबकि जापान में आबादी मेरे हिसाब से अपने इंडिया के एक स्टेट से भी कम होगी, फिर भी वो लोग खुद को कितना प्रोपोगेट कर पा रहे ग्लोबल लेवल पे, और कंटेंट प्रोड्यूसिंग और कंटेंट कंजम्पशन के मामले में जापान कितना आगे। इंडिया को उससे सीखना चाहिए। और इंडिया के पास इतने अच्छे स्टोरीज है, कितनी सारे स्टोरीज है, इतना कंटेंट पड़ा है, लेकिन फिर भी इंडिया वो पता नहीं वो कंटेंट अडेप्ट ही नहीं कर रहा है उस चीज को। सो इंडिया बहुत पीछे है कंटेंट में, हमारे खुद के कल्चर को दुनिया हाँ प्रमोट करने में। यस, एंड आप स्केच आर्टिस्ट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हो उस चीज को। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डू इट। या सो अभी वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, द डिजिटल इंडिया है, सब जगह प्रमोशन डिजिटल की चल रही है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी AI जनरेटेड चीज़ों की बात की है। सो बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं AI जनरेटेड जो कैरेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं इट इज़ लाइक अ बैरियर फॉर द आर्टिस्ट लाइक यू। मतलब
कुछ तो दबा दिया एंड मतलब वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देके डायरेक्टली एक क्रिएटिव चीज बन रही है, बट आपका जो स्किल है जो आप खुद के हाथ से बनाते हो, देयर इज समवेयर डिमिनिंग, राइट? तो कैसा है कि अभी एआई का जो अभी इशू चल रहा है, एआई वर्सेस आर्टिस्ट का, बहुत पहले मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट ने बैकलैश दिया था एआई को कि अभी सीधी सी बात है, अभी मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे 4-5 घंटे लग रहे एक स्केच पे पूरी रिसर्च करने के बाद से पेपर पे उतारने में, मेरी क्रिएटिविटी को उतारने में। तो और वहीं पे एआई क्या कर रहा है भाई, 4 सेकंड 5 सेकंड मैं वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता हूँ और एआई के ऊपर 4 इमेज एकदम फटक से आ जाते। तो भाई कहीं ना कहीं हाँ वो हिट तो करता ही है हमारी इंडस्ट्री को, बट मेरे हिसाब से एआई को हम लोग को एज अ टूल लेना चाहिए। जैसे अभी पहले के आर्टिस्ट थे 1800 1900, तो जब फोटोग्राफी आई, कैमरास वर इन्वेंटेड, तो तभी उन लोग को लगा था कि भाई हम लोग का भी तो जॉब चले जाएगा, तभी उन लोग ने भी अपने हिसाब से प्रोटेस्ट किया। बट कैमरास ने क्या किया है, उन लोग ने कैमरा सर्व्ड एज अ टूल फॉर प्रोवाइडिंग द आर्टिस्ट रेफरेंस। अभी कैमरा से फोटोज निकलती है, कितने सारे फोटोज बनी है, आर्टिस्ट उन लोग को रेफरेंस के हिसाब से यूज कर दे, तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट को हेल्प हुई उसी चीज से। तो मेरे हिसाब से एआई को भी अगर हम लोग एज अ टूल ले, बट एआई के पास भी बहुत सारे इश्यूज है कि भाई उन लोग का जितना डेटा सेट पे चलता है ना एआई, तो अगर डेटा सेट पे वो लोग कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करते हैं, जैसा अभी इसकी भी गारंटी नहीं कि मेरा उस पर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, शायद मेरा भी फोटोज पे यूज हुआ ही होगा, मेरे जितने आर्टवर्क्स है, आपके पर्सनल फोटोज है, उनकी पूरी जो ये है वॉल्ट है ये डेटा सेट्स का, 5.6 बिलियन कुछ फोटोज उसके अंदर है, और उन लोग ने पूरा ये किया हुआ है, फंड करके उसको जनरेट किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर भाई तुम कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहे हो बिना किसी को प्रॉपर कंसेशन दिए, तो वो तो गलत ही है। ये मुद्दा मुझे भी नहीं पता था कि एआई जो आपके बनाए हुए या किसी के भी बनाए हुए डिजाइन या आर्ट्स उठाते हैं और उसको सिर्फ थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके वो लोग हाँ ये कर देते बस, क्योंकि जब उस चीज के पास प्रॉपर थिंकिंग है ही नहीं, तो वो कैसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आर्ट जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीज को कैसे वो रिक्रिएट कर सकता है, इम्पॉसिबल है। ओके, सो ये चीज़ तो शायद आज हमारे ऑडियंस को बिल्कुल भी पता नहीं होगी कि आर्टिस्ट की चीज़ें चुरा के एआई लोगों को प्रेजेंट कर रहा है। उनके पेट पे लाभ, कॉपीराइट का भी उनको कोई डर नहीं, बिकॉज उन्होंने कुछ डेटाबेस बना दिया है इतने सारे इमेजेस का। वाह, ये पता नहीं था मुझे। सो कमिंग टू द क्वेश्चन कि अभी आपको क्या लगता है आपका स्केच आर्टिस्ट का फ्यूचर, वरना आप जैसे जो क्रिएटिविटी करते हो उसका फ्यूचर क्या है, मतलब सो व्हाट आर द स्ट्रीम लाइन्स? क्योंकि ना मुझे मेरे कंटेंट से मुझे लोगों तक पहुंचाना है कि आपके जैसे जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए कितने सारे जरिए हैं, मतलब पैसे कमाने के हो या कौन से प्लेटफॉर्म्स है, और कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप जा सकते हो। अभी इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म हो गया, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसके अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म्स हो गए, राइट? सो कहाँ आपका कंटेंट आप डाल सकते हो जहाँ से आपको वो प्यार मिल सकता है, आपको मोनेटाइजेशन मिल सकता है, जहाँ से आप अपना लिविंग कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड मनी मैटर्स। वो तो है। आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि पैशन से पेट नहीं भरता, सो पेट भरने के लिए क्या और जरिए हैं? तो फिर ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा कंटेंट बेसिकली डील करता है जो अपना इंडियन इतिहास टाइप में, इंडियन इतिहास है तो उसके जितने भी कैरेक्टर्स है, महाराणा प्रताप, राम जी है ना, हनुमान जी वगैरह, तो वो तो है मेन। बट उस पर ना आई विल बी ब्लंट कि उस पर उतना रीच नहीं आता है एट टाइम्स, मतलब नहीं आता लगभग, लेकिन उसमें मेरी मेहनत बहुत जाती है। तो उसके लिए मैं क्या ट्राई करता हूँ कि जो रिसेंट ट्रेंड में मीम्स चल रहे हैं, तो अभी मैंने एक सिग्मा चुटकी का रील बनाया था, आप मेरे प्रोफाइल पर चेक कर सकते हो। तो वो मतलब उसको वायरल चली गई भाई, वो मतलब 18 मिलियन व्यूज है, फिर 2 मिलियन लाइक्स है उसके ऊपर, और अच्छे खासे कमेंट्स भी है। तो वैसे कंटेंट के ऊपर रीच आती है, तो मैं क्या करता हूँ कि वो कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ऑटोमेटिकली वो कंटेंट क्रिएट करूँगा तो मेरे प्रोफाइल के ऊपर पिंड जो आप देखोगे वो तो उसके ही है, इतिहास के ही कैरेक्टर है। तो ऐसा फनलिंग करता हूँ प्रॉपर कि हाँ भाई अभी मीम्स चल रहे, अभी ये मीम आया, ऐसे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, तो उसको मैं अपने रील इसमें कैसा कॉन्टेक्स्ट में कैसा यूज करूँ, और कॉन्टेक्स्ट में यूज करने के बाद ऑटोमेटिकली वो मेरे को रीच ला के देगा। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे खेल खाली किसका, आई बॉल्स का, जितने आई बॉल्स आपने ग्रैब किया, अटेंशन लिया जितने लोगों का, उतने आपके पैसे बनेंगे वैसे। तो अटेंशन वहाँ से आ जाती है, रीच वहाँ से आ जाती है, और मेन मेरा जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो ही जाता है वहाँ से।
सो एज अ कंटेंट क्रिएटर ना मुझे भी ये फील होता है ना कि कहीं ना कहीं जो मीनिंगफुल कंटेंट है, जो सच में लोगों को सिखा रहा है, तो उस कंटेंट पे रीच हमेशा कम आ रहा है। कमी आती है। बट मीम हो या 2 मिनट में आपको कुछ हंसा दो, कोई हमेशा कॉमेडी करो या कुछ जोक्स हो, उस चीज में इतनी ज्यादा रीच आती है। हाँ। बट दैट इज वेयर योर क्रिएटिविटी कम्स, कि आपने आपके क्रिएटिविटी को उसके साथ जोड़ के लोगों को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। सो यू हैव फाउंड समवेयर वे, राइट? हाँ, ब्लेंड कर गया एक प्रॉपर। सो ये जो दोनों क्रिएटिविटी है, मतलब आपको आपने एक बार टेस्ट किया था या यू जस्ट फ्रेंड के हाँ चलो करते, कि यू हैड दैट हाँ कि इसमें रीच आ गया मुझे, सो यू ट्राइड एंड टेस्टेड कि तुम्हें लगा कि हाँ ये तो ये गाने के करना चाहिए? मेरे हिसाब से अब अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो ट्रायल एंड एरर के बिना आपका सर्वाइवल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि एट टाइम्स आप जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो किसी को पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं आ सकता है। तो आपको काम करना होता है, मेजॉरिटी ऑफ द योर ऑडियंस शुड बी एबल टू रिलेट टू योर टॉपिक और योर रील वॉट एवर यू अपलोड। तो कहीं ना कहीं मैंने भी वही ट्राई किया कि भाई ट्रायल एंड एरर करता हूँ, देखते हैं, कभी ना कभी तो चीज़ें वर्कआउट करती ही करती है। और मेरा अप्रोच ऐसा नहीं रहता है कि भाई हाँ चलो मैं इस हफ्ते मेरे को 5 रील अपलोड करनी है, उसमें एक ना एक तो पे तो रीच आई जाएगी। नहीं भाई, अगर बना रहा हूँ तो एटलीस्ट अब देखो मेरा फ्रीक्वेंसी भी उतना, हफ्ते में एक रील अगर आई तो आई, नहीं तो 2 हफ्ते में एक जाती है। बट हाँ, वो रील वेल थॉट रहनी चाहिए। अगर मीम वाली है तो मीम वाली भी वेल थॉट रहनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट उसका कैसा है क्लियर, लोगों को समझ में आए नहीं आए। पहले मैं रील बनाता हूँ, मम्मी को दिखाता हूँ, भाई को, पापा को, है ना। सब लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस आपकी एक जैसी नहीं होती, और आपको इवन टारगेट ऑडियंस जो आपकी है वो भी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है, समझ के अपलोड करना पड़ता है। नहीं तो बहुत बार इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है कि गलत रील गलत लोगों के पास पहुंच जाती है, और उसका रिजल्ट हम लोग कमेंट सेक्शन में दिखता है कि तो आपने कभी ऐसा फेस किया है, कहीं ऐसा बैड कमेंट्स या डीएम्स? आते डीएम्स उतना ही नहीं आते, बट बैड कमेंट्स भी उतने नहीं आते, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स लोग हैंडल कर लेते हैं उन लोगों को। फॉलोअर्स लोग हैंडल कर सकते हैं। सो यू हैव वेरी जेन्युइन फॉलोअर्स। Yes. वाओ, दैट्स ग्रेट। सो अभी आपने कहा कि आप अपने मम्मी को दिखाते हो, पापा को दिखाते हो, भाई को दिखाते हो। सो मतलब आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, राइट? यस। सो मतलब अभी आप जब शुरू कर रहे थे ऐसा डिजिटल पे आपके स्केच को लाने के लिए, क्योंकि डिजिटल आई फील कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं कि आज इतना रीच आ रहा है। सो आपने कब से शुरू किया? एंड आपके फैमिली से तब भी सपोर्ट था जब आपने डालना शुरू किया या उसके पहले? तो मतलब मम्मी पापा को पहले से पता था कि भाई आर्ट में मेरे को इंटरेस्ट है। मैं पढ़ाई में भी मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर का ही बनना था, मतलब ठीक ठाक है मेरे मार्क्स। तो पापा ने तो बोला था कि भाई रिलेटिव्स का बताइए, आप लोग इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा वैसा। बट नहीं, मेरे को नहीं करना था भाई, क्योंकि मेरा सीधा है कि भाई तुम लोग खाली आके बोल के जाओगे, करना मुझे पता है भाई कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहाँ पे, है ना। तो फिर पापा ने तो सीधा बोला तुमको जो करना है वो करो, फुल सपोर्ट है आपको, जो करना है वो करो। भाई भी सपोर्टिव मेरा काफ़ी है। मेरे मतलब मैं सही बोलूँ, मेरे रील्स के डिसीजन वगैरह, फिर कितना क्या कैसा, अगर मैं कभी भी लाइफ में लो रहता हूँ तो मुझे भाई बहुत हेल्प करता है ना। तो मतलब वो पर्सनल थेरेपिस्ट टाइप में मेरा, है ना। तो मम्मी भी काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब घर में एकदम चिल सीन रहता है हम लोग का। तो मम्मी पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को अब तक जर्नी में। लाइक मुझे याद है जब मेरी वो चुटकी वाली रील वायरल हुई थी, तो मैंने पापा को बोला था, पापा अभी देखो मेरा कैमरा ये नहीं, मेरा क्योंकि मौका मिला ना मुझे कि पापा देखो कैमरा भी इतना ही नहीं, कमेंट्स आ रहे कि कैमरा क्वालिटी बहुत कम है। तो पापा ने बोला ठीक है अभी देखते, बजट अपन करके एक्सटेंड करके देखो दे दे कुछ। तो मैंने बोला पापा देखो ये पिक्सल वाला फ़ोन अच्छा है, ये वाला ले लेते। पापा ने बिना कुछ सेकेंड थॉट ऑर्डर करवा दिया। मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ होती है कि जब अपने फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपका मोरल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बूस्ट होता है, राइट। तो फिर आप और कंटेंट बना के और लोगों तक क्रिएटिविटी तो पहुंच सकते हो। पर जब आपके पेरेंट्स या अपने जो गाइडेंस होते हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, तो इट इज सो डिफिकल्ट। वो भी काफ़ी बुरा लगता है। दिस इज आपका एक बैरियर मिट गया वहाँ पे कि आपके पेरेंट्स, आपका भाई आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रेट, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड आपके माँ बाप को भी बहुत, मेरे ये फैमिली में भी अगर मैं देखूँ तो मेरे मॉम डैडी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मेरे फुटबॉल से जर्नी शुरू हुई और फिर कंटेंट क्रिएशन बहुत लंबा है, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, बट हमेशा सपोर्ट मिला है कि मैं कुछ नया कोशिश करूँ। सो ग्रेट। सो गौरव, आपके जैसे जो आर्टिस्ट है, जो स्केच आर्टिस्ट है, अगर उनको डिजिटल वर्ल्ड में या उनको अपनी स्केच चीज़ों को इम्प्रूव करना है, मतलब आपने जो स्ट्रगल फेस किया, जो भी जब से आपने शुरू किया है तब
जब आप बनाते हो रील्स, आप बोले कि एक ही रील आप एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक ही रील डालते हो, बट वो बनाने के पीछे का जो थॉट है, सो आप कैसे जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनको मोटिवेट कर सकते हो? जो आर्टिस्ट हैं, मतलब अभी तो आर्टिस्ट भी कई टाइप के होते हैं कि भाई स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फिर फाइन आर्टिस्ट्स होते हैं। तो मैंने अक्सर आर्टिस्ट्स को देखे, लाइक मेरे जो सर थे सुधार सर, तो उनको उतना सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उनको मतलब रखना भी नहीं, पता नहीं क्यों। अगर हाँ, आपको सोशल मीडिया पे उतनी आइडेंटिटी अपनी बनानी है तो मेरे हिसाब से आपको एक नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा खुद का अलग। जैसे इन माय केस, अगर मेरा नीश आप देखने जाओगे तो मैंने एनीमे लिया, जापानीज कल्चर नहीं बोल सकते, जापानीज आर्ट स्टाइल, और ये जो इंडियन आर्ट स्टाइल है उसको ब्लेंड करके, क्योंकि अभी जापानीज जो कल्चर है बहुत फेमस हो रहा है। आप देखोगे कॉमिक कॉन में लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में भी एकदम पे चल रहा है, एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है कॉमिक कॉन्स वगैरह। और इवन जो यूथ है वो कंटेंट, एनिमे कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। सो लाइक जो इसकी ऑडियंस है मेरी ग्रो होने वाली है, नो डाउट। और अगर वही जो अभी उधर की ऑडियंस में मुझे अगर नहीं मिली, जापानीज जो ऑडियंस मैं बता रहा हूँ इंडियन वाली, अगर वो नहीं मिली तो हाँ भाई, मेरे पास ऑलरेडी साइड में दूसरे कंटेंट के लाइनअप्स है कि वही इतिहास वाले कैरेक्टर्स वाले, वो तो चले गए। अगर वो भी नहीं चला तो भाई मेरा मीम वाला लाइनअप है। हाँ भाई, अगर वो भी नहीं चला तो मेरे पास एनीमे वाला है। तो ऐसा 3-4 मैंने बाइफर्केशन ऑलरेडी करके रखा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्प करेगा और मैं बर्न आउट नहीं हो जाऊंगा भाई लोड से कि अरे रीच नहीं आ रही, अब क्या करूँ, फिगर आउट करना पड़ेगा। तो ये इवन मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी होती है, मार्केटिंग या बिजनेस में, कि रेड ओशन का स्ट्रैटेजी होता है, ब्लू ओशन का स्ट्रैटेजी होता है। अगर आप रेड ओशन में उतरते हो तो आपके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको वैसी स्ट्रैटेजी बना के उतरना पड़ता है अंदर एकदम प्री प्लान्ड वे में। और वहीं अगर आप ब्लू ओशन में उतरते हो तो आप फर्स्ट प्लेयर रहते हो वहाँ के, है ना। आप खुद का नीश बना के, खुद प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेचते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का एडवांटेज मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी टाइप में कुछ यूज़ किया हो। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि ब्लू ओशन में मतलब यू हैव सिलेक्टेड योर नीश, और मतलब एक अलग ही आइडेंटिटी, अपने इतिहास, अपने इंडियन ट्रेडिशंस को एक जापानीज डिजाइन या जापानीज आर्ट के साथ मिक्स करके बनाया। बट फॉर द अदर आर्टिस्ट, उनको पहले तो अपने नीश सिलेक्ट करनी होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके अलावा जब डिजिटल वर्ल्ड में आप उतरते, सो इट इज नॉट ईजी टू गेट द फॉलोअर्स व्हिच यू हैव। जो फॉलोअर्स आपके पास मिले हैं, जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं, इतनी बड़ी फॉलोअर मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज मैं भी पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, बट आई एम ऑल्सो नॉट इन दैट प्लेस, बट तुम वहाँ पहुँचे हो। सो फिर वो जो आपके नीश है, मतलब आपका जो स्केच आर्टिस्ट है या पेंटर्स है, ड्राइंग करते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या करना चाहिए जो बेसिक वैल्यूज आपने फॉलो की यहाँ तक पहुँचने के लिए? तो मेरे हिसाब से आपको पैशन के लिए करना चाहिए या तो मज़े के लिए करना चाहिए। जैसे कि मैं भी मज़े के लिए करता हूँ, मेरा कुछ मोटिव नहीं था कि भाई मेरे को इतने फॉलोअर्स चाहिए ही चाहिए। मैं सिर्फ रैंडम पोस्ट करता था इंस्टाग्राम पे कि हाँ ये बना है, चलो पोस्ट, ये बना है, पोस्ट। एटलीस्ट मतलब वो एक मेमोरी रह जाती है कि हाँ भाई चलो इतना, हाँ इतना प्रोग्रेस हुआ है मेरा, ऐसा वैसा। बट मेरे हिसाब से अगर आप फॉलोअर्स, क्योंकि पता नहीं क्योंकि यूनिवर्स का शायद लॉ है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो वही मिलती नहीं है, कभी भी नहीं मिलती। आप देख लो, आप फॉलोअर्स चाहिए, नहीं मिलेगी आपको। कोई अगर कोई लड़की पसंद, नहीं मिलेगी। आपको फोन चाहिए, नहीं मिलेगा। ऐसा ही है भाई, आपको सीट चाहिए, आपके पसंदीदा कॉलेज में नहीं मिलेगी। और वही आप दूसरे कोई आदमी को देखो, उसको कुछ मतलब उसका भाई मोटिव ही नहीं है कुछ वो पाने का, वो बंदा भाई लेके चल रहा है, सब है उसके बस। चीज़ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, इस चीज़ पे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर कोई एक चीज़ नहीं मिलती ना, सो गॉड हैज़ अ बेटर प्लान। यस डेफिनेटली। हाँ, पर वो द प्रॉब्लम इज, हम जैसे जो यूथ है ना, अटक जाते, समझ नहीं पाते उस चीज को। हमें लगता है कि यार ये नहीं मिल रहा है, मतलब भगवान को हम लोग से प्रॉब्लम। सो अपन गिव अप कर देते हैं एंड वी लीव दैट। उस वजह से जो अच्छा रखा है हमारे लिए, जो भगवान ने हम उससे भी बड़ा प्लान किया, वो हमें मिलता ही नहीं। डेफिनेटली कहीं नहीं रहते, फिर खत्म हो जाता। सो दैट इज द थिंग। मैं भी यूथ को भी, मैं अपने कंटेंट से भी यही बताता हूँ लोगों को, नहीं गिव अप मत करो। मतलब द थिंग इज, फॉलोवर्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि मैं कितने वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कितना इंफॉर्मेशन जो शायद हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो लोगों को पता नहीं है, जो इंडिया डेवलप कर रही है कोई सेक्टर्स में। क्योंकि गवर्नमेंट को लोग उंगली उठाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, पर गवर्नमेंट की अच्छी बातें, बुरी बातें
ये सब लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि जागरूकता बनाने के लिए मैं ऐसे कंटेंट बनाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कितने लोगों ने देखा, बट कहीं ना कहीं वो सोचना पड़ता है, नो डाउट, कि आपका हुक बराबर आ रहा है क्या, आपके अंदर का कंटेंट लोगों को समझ में आ रहा है क्या, आप सिंप्लीफाई कर रहे हो क्या। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि जो आपकी जो बेसिक, अभी मैं बोलूँगा बेसिक वैल्यू, तो मैंने कंसिस्टेंसी पे बहुत ध्यान दिया। सो दिस इज द पिलर एंड द बैकबोन ऑफ माय कंटेंट। सो आपके लिए आपके कंटेंट में ऐसा बैकबोन क्या था? बेसिक वैल्यूज। मैं आपके स्केच के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, या मैं आपके डिजिटल मीम्स या इस पे आप यूज कर, आपके बेसिक वैल्यूज के बारे में पूछ रहा हूँ। इसने आपको इस चीज तक खींचा है और इसमें आपको और आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा दे रहा है। आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब जो कंटेंट बना रहे हो लोगों को पसंद आ रहा भी है, उसकी ऑडियंस कितनी है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन सी है। फिर उसी हिसाब में आपको हैशटैग्स डालने पड़ेंगे। हैशटैग, फिर आजकल लोकेशन वगैरह का फीचर भी है उसके ऊपर, और भी 2-3 है। और जितना आप उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हो। खाली अभी मैंने खुद एक गलती की है कि मैं खाली इंस्टाग्राम से स्टिक होकर रह गया हूँ, और यूट्यूब वगैरह पे मैंने अपनी प्रेजेंस उतनी बना नहीं पाया हूँ। तो अगर आप आर्टिस्ट हो तो अदर प्लेटफॉर्म्स भी है बहुत सारे। यूट्यूब हो गया, डेविएंट आर्ट करके एक है, वो प्लेटफॉर्म है। फिर अगर आप NFT बना सकते हो तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि NFT से भाई अच्छे खासे लोग पैसे निकाल रहे हैं ऑलरेडी। तरीका पता होना चाहिए खाली। Wazirx NFT इंडिया का प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे अपना आर्ट शोकेस करके लोगों को दिखा सकते हो। तो वैसे मेरे हिसाब से अगर आप हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाओगे, फिर आप कंसिस्टेंसी, तो नो डाउट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने मेरे हिसाब से पिछले 2 साल में एक भी हफ्ता छोड़ा नहीं रहेगा, मतलब बिना अपलोड किए हुए। बीच में अगर एग्जाम्स वगैरह आए तो अलग बात है, बट हाँ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ मेरे हिसाब से क्वालिटी भी आपको उतनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई वीडियो वायरल होता है या तो अच्छे व्यूज़ भी अगर उसको आते हैं ना, तो पब्लिक जो भी आपकी ऑडियंस है, लोगों के एक्सपेक्टेशन उतनी, ये सेट थ्रेशोल्ड बन जाता है उतना। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने उसके बाद कंटेंट गिरा दिया अपना, या तो कुछ भी रीज़न होगा उसके, तो फिर लोग नहीं समझते हैं। उनको खाली कंटेंट देखना है भाई। 30 सेकंड के लिए पता है आप कितनी मेहनत डालते हो, और वो लोग खाली 30 सेकंड देखते हो, उसके ऊपर आपके आईडी को जज कर देंगे कि भाई हाँ ये उतना खास नहीं है, देख के मज़ा नहीं आया। क्योंकि एट द एंड उनको मज़ा चाहिए भाई, और क्या ही चाहिए, हाँ एंटरटेनमेंट चाहिए। तो वो ऐसा ही है। सो जैसे आपने आपके पहले के कॉन्वर्जेशन में कहा कि मीम्स, सो मीम्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, और आज के जो ट्रेंड सेट करने हैं, आज के जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे आपने कहा कि वो वाव वाव मूवमेंट वाला जो रील बहुत चल रहा है, सो ऐसे कोई ना कोई गाने आ जाते हैं, सो उस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हो। सो वो मीम को किस तरह से आप अपनी जो ऑडियंस है, मतलब आपके जो स्केच आर्टिस्ट है, उनको कैसे गाइड करोगे कि किस तरह से मीम यूज़ करना है, कैसे मीम के थ्रू आप अपने आर्ट को भी दिखा सकते हो मिक्स करके। सो कैसे आप गाइड करोगे वो? अभी मैं तो मेरा बताता हूँ। अभी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो स्केच आर्टिस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे यूज़ करे। अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया था मोदी जी का और मेलोनी का, जी द इटालियन प्राइम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी। तो नो इट, मैंने खाली एज अ क्या कहते हैं फन पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट पे चल रहा था, वही प्रमोट करे। और इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भी वो हैशटैग मेलोडी करके लिखा था, तो भाई वो उसके वजह से। और जो जब उन्होंने वो हैशटैग डाला ना, उसके एक दिन पहले मैंने अपलोड किया था, और उन्होंने जब हैशटैग डाला उसके अगले दिन, उसके पहले मेरे 1 ही लाख व्यूज थे उसके ऊपर, जब उन्होंने हैशटैग डाला 2.2 मिलियन व्यूज। हाँ, तो मतलब इस तरह से अगर आप ये कर सकते हो, हार्वेस्ट कर सकते हो मीम के थ्रू ऑडियंस, अच्छी खासी ऑडियंस मिल सकती है आपको मेरे हिसाब से। मतलब आपको पता रहना चाहिए कि भाई कभी कौन सा मीम चल रहा है, क्योंकि अगर मीम वाले इसमें घुस रहे हो ना, तो आपको बहुत फास्ट रहना पड़ता है, क्योंकि वो मीम फटाफट ट्रेंड में आता है, फटाफट आके चले भी जाते, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, ज़्यादा नहीं टिकते भाई। तो उस हिसाब से आपको उस चीज़ को हार्नेस करना आना चाहिए। सो आपके पहले के चीज़ से ना मुझे एक चीज़ क्लिक हुई कि व्हेन यू से कि आप जापानीज कंटेंट को यूज़ करते हो, एनीमे को यूज़ करते हो यूजुअली, क्योंकि कभी कभी कि नॉर्मली, नॉट कभी कभी, कि हमारे जो इतिहास का कंटेंट है या हमारे जो ट्रेडिशनल कंटेंट है उस पर व्यूज़ नहीं आते। सो आपको लगता है कि जो इंडियन ऑडियंस है, दे डोंट रिस्पेक्ट आर इंडियन थिंग्स या इंडियन कल्चर, उन्हें वो प्रमोट ही नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि बहुत एनीमे कंज्यूम किया जा रहा है। अगर एक तो फर्स्ट चीज़ ये है कि जो इंडियन कंटेंट है उसको बराबर प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है,
फर्स्ट थिंग ये हो सकती है, दैट्स द रीजन पीपल आर गेटिंग टुवर्ड्स जापानीज कंटेंट ज़्यादा। सो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे जो इतिहास, अभी मैं हिस्ट्री पे बहुत बनाता हूँ, नहीं आते व्यूज, मुझे लगता है कि नहीं लोगों को पसंद आते, बट मुझे लगता है कि दैट इज व्हाट इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंचानी, तो मैं अपने हुक से इस पे ट्राई करता हूँ, बट एट द एंड तो ऑडियंस पे क्या है। सो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा होता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, जो हमारा कंटेंट क्यों नहीं कंज्यूम किया जा रहा है, इंडियन कंटेंट? तो मैं अभी आपको बताता हूँ एक एग्जांपल देके। अभी जो फिटनेस फ्रीक लोग रहते हैं ना, तो वो लोग ओट्स खाते हैं, है ना। तो आप ओट्स खाओ, उसमें पानी मिला के खाओ, आप 2 बाइट से ज़्यादा नहीं खा सकते, है ना। और वही अगर ओट्स में मसाला डाल दिया, है ना, एकदम तड़का वड़का दिया, मतलब कैसे भी उसको एकदम पेलेटेबल बना दिया आपने, खाने लायक बना दिया और मज़ेदार बना दिया। वही मम्मी को बोला, मम्मी बना के तो एकदम बढ़िया सा, और मम्मी ने आपके एकदम मतलब अपनी पूरी 30 साल के एक्सपीरियंस को यूज़ करके उसमें एकदम बढ़िया सा डिश बना के आपको ला के दिया, तो वो ओट्स जैसी चीज़ भी खाने लायक बन जाती। हाँ, भी वो ओट्स है। आप सोचो, हम लोग का इतना पीस कंटेंट, मतलब इतना पावरफुल कंटेंट है, हम लोग उसको, मेरे हिसाब से हम लोग उसको ना प्रॉपरली केटर कर नहीं पा रहे ताकि लोग उसको कंज्यूम करें। अभी आप रेस्टोरेंट में क्यों जाते हो? क्योंकि आपको घर के खाने से तंग आ गए हो, सीधी सी बात है। तो लोगों को अगर एस्केप चाहिए, आप वो चीज़ वो तरीके से केटर करोगे ना, तो लोग डेफिनेटली कंज्यूम करेंगे। आप बाहुबली को देखो, उसको रिस्पॉन्स नहीं आया, अच्छा कितना प्यारा रिस्पॉन्स आया बाहुबली को, वो भी तो इंडियन इसके ऊपर ही बेस्ड था, हिस्ट्री के ऊपर। बाहुबली हो गया, फिर और ये जितने भी साउथ के पिक्चर्स है, वो लोग कितना अच्छा, उन लोग को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। RRR, उसको भी कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उन लोग को पता है कि हम लोग को केटर कैसा करना है। और अगर मैं बताऊँ ना, तो इसकी टारगेट ऑडियंस और इवन इसका मार्केट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है, अगर लोगों को केटर करना प्रॉपरली अगर आ पाया तो। सो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो अभी रिसेंटली जो रामायण की मूवी आई थी, आदि पुरुष। सो आदि पुरुष में इतना पैसा डाला, इतना एनिमेशन है सब में, पर उन्होंने स्टोरी लाइन ही चेंज कर दी पूरी। ये ऐसा लगता है कभी कभी कि इतिहास को तोड़ने का काम चालू हो गया। अभी आप वेजिटेरियन आदमी, उसको जाके आप सीधा चिकन 65 प्रेजेंट कर दो, तो मतलब ही नहीं ना भाई। वो डिश भले ही बहुत अच्छी है, लेकिन मैं नहीं खा सकता। भाई 600 करोड़ की मूवी बनाई आपने, पर उसमें आपने पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया मूवी का, सो दैट इज रॉन्ग, बराबर। तो मुझे लगता है ये बहुत हो रहा है, और ये तो बड़े लेवल में था इसलिए हमें दिख गया, वैसे छोटे छोटे लेवल में बहुत होता है कि हमने हमारे ही इंडियन कंटेंट को 4 अलग वेज में बता दिया है, कि 4 अलग अलग चीज़ें बता दी है, कि रामायण भी ऐसे 4 अलग अलग तरीके से बता दी है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा सही है कौन सा क्या है। लोग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, नो हेट, बट इतना इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, आधी चीज़ें छुपाई गई हैं, ये बड़ा रीज़न लगता है मुझे। हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली। सो अभी कमिंग टू द स्पिरिचुअल पार्ट, एज यू सेड आप ट्रेडिशनल चीज़ें बनाते हो, सो आपका भी, आप स्पिरिचुअल से कनेक्टेड हो? क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत उस तरफ होता है हमेशा। डेफिनेटली आई एम स्पिरिचुअली कनेक्टेड, क्योंकि देखो, यहाँ पे मुंबई में सभा चलती है, सभा मतलब समझो स्पिरिचुअल मीटअप टाइप में होता है हम लोग का, जो BAPS के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैं लगभग, मेरे को अच्छा खासा टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए मैं चाहता हूँ। इवन अगर आपको पता होगा तो स्वामीनारायण भगवान जो है, हम लोग उनमें मानते हैं, और उनके गुरु परंपरा चलती है उनकी, जिसमें अच्छे शायद 5 या 6 गुरु हैं। और अभी करेंटली महंत स्वामी महाराज करके जो है, तो लाइक हम लोग ट्राई करते हैं कि लाइफ को मतलब कैसा बेटर बना सके। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई सब है उनके पास, पैसा है, फेम है, नेम है, बट वो लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए यार, कि पता नहीं, लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, फिर डिसीजंस में सेंस नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपको वहाँ हेल्प करती है, और स्पिरिचुअलिटी और आर्ट मेरे हिसाब से बहुत सिमिलर है। आप स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हो? खुद की आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते हो। आर्ट में क्या करते हो? खुद की आइडेंटिटी एक्सप्लोर करते हो आर्ट स्टाइल के द्वारा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों, इसके लिए मेरे हिसाब से कि मेरा आर्ट में और स्पिरिचुअलिटी में दोनों में इंटरेस्ट अच्छा खासा है। इवन ये हमारी संस्था का एक ग्रंथ है सत्संग दीक्षा करके, तो उसके 315 श्लोक उसमें हमारे गुरु ने लिखे थे, तो उसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया, और उनकी आज्ञा थी कि आप उसे याद करो, मेमोराइज करो। तो मैंने 3 महीने में उसे मेमोराइज भी किया था।
वैसा तो मतलब हाँ स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है मुझे, इसके लिए वो जो इतिहास वाला पार्ट है मेरे आर्ट स्टाइल का आप उसमें देख सकते हो। you're trying your best, मतलब आप पूरा जान लगा रहे हो कि मैं कि जितना भी जापानीज कंटेंट हो बट मैं अपने इंडियन कंटेंट को उस थोड़ा सा वे में लाके लोगों के लिए और विजिबिलिटी बढ़ाऊंगा कि हाँ देखो ये इंडियन कंटेंट है, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन कंटेंट। डेफिनेटली। थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला जैसे आपने कहा ओट्स में थोड़ा डाल के आप भी प्रेजेंट कर रहे हो, पर आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो व्हाट वुड योर बी, मतलब आप किस तरह से गाइड कर सकते हो हमारे जो स्केच आर्टिस्ट है, ड्राइंग है, उनको ऐसा क्या एक लास्ट शब्द आप बोल सकते हो कि यार कि मतलब कैसे मोटिवेट कर सकते हो उन लोगों को, क्योंकि उन्हें मैंने कहा कि फॉलोअर्स आना इतना आसान नहीं, बट अपने पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए। सो उनको आप क्या मोटिवेट करोगे? आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एआई बहुत सारे आर्टिस्ट्स हो गए, डिमोटिवेट हो गए, इवन मैं भी हो गया था कि भाई मेरा फ्यूचर खतरे में है। अब पापा को क्या जवाब दूंगा कि आपने जो पैसा मोबाइल दे के लेके दिया है मुझे वो क्या कुछ काम का नहीं। तो बट हाँ मेरे हिसाब से फ्यूचर ब्राइट है आर्टिस्ट्स का। एआई को एक टूल के जैसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और कभी भी डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है लाइफ में, और क्रिएटिविटी है ही वही कि आपको अप्स एंड डाउन्स को एंजॉय करना है, उससे एक्सपेरिमेंट करते जाना है और सीखते जाना है। क्रिएटिविटी का एक यही फंडा है और यही चीज़ मज़ेदार बनाती है मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी को। मतलब द सेम गोज इन माय कंटेंट ऑल्सो, बहुत ऊपर नीचे होता है, कभी मन नहीं करता है, बट एक चीज़ है कि नहीं, मेरी ऑडियंस जितनी भी है वो मुझ पर भरोसा करती है, उनके डीएम्स आते हैं, सो उनके लिए मुझे लॉयल रहना है। मैं अच्छी चीज़, सही चीज़ उसको प्रॉपरली स्टडी करके आपके सामने लाऊंगा, ये मुझे मोटिवेट करती है, मुझे गिव अप नहीं करने के लिए प्रेरणा देती है। सो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू, बहुत मज़ा आया गौरव आपसे बात करके। मतलब सीरियसली ये कंटेंट ना जो भी आर्टिस्ट देखेगा, जो भी क्रिएटिव पर्सन देखेगा ना, उसको बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है कि कोई भी बैकग्राउंड हो, कहाँ से भी आओ आप, बट आपकी बस क्रिएटिविटी है तो आप कुछ भी जीत सकते हो, आप बड़ी ऑडियंस भी बना सकते हो। उसके आगे धीरे 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 ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन, बट वही मज़ा है अप्स एंड डाउन्स, जैसे आपने कहा। सो बहुत सारे आर्टिस्ट को मदद मिलने वाली है। बहुत सारे आर्टिस्ट ये नहीं सोचेंगे किसी को हमें पेपर पे बनाना है, बट उस पेपर को डिजिटली भी प्रेजेंट करना है। सो आपसे ये सब सीखने को मिलेगा। एआई से बहुत लोग डिमोटिवेट हुए होंगे, पर डेफिनेटली जैसे आपने कैमरा का एग्जांपल दिया कि कैमरा आने के बाद भी बहुत लोग डिमोटिवेट हुए थे, बट धीरे धीरे कैमरा एक टूल बन गया। हाँ सो एआई भी एक टूल की तरह इस्तेमाल करो और इस्तेमाल होगा, एंड फिर आर्टिस्ट को और उसमें से कुछ नया निकाल। So great, it was great talking to you. So अच्छा लगा आपसे मिलके। Same here. Thank you. So I always say one line before ending my podcast. Let's take India to a positive way. So say, let's take India to a positive way. उस मोटिवेशनल किक और पंप के बाद इमीडिएटली एग्जीक्यूशन फेज एप्लीकेशन में जब तक लाएगा नहीं तो कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा। पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में भी पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने का मजा तभी है अगर पॉइंट ए लो हो और पॉइंट बी बहुत हाई हो। ये ना लेबल्स होते हैं, एमबीए, पैशन, मार्केटिंग। मुझे